नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएम पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, जिसमें भारी भीड़ दिख रही है। यात्रा की शुरुआत के पहले एक तरफ जहां सीएम धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से धामों के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। और इन सब के बीच राजनीति भी चरम पर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं। हरिद्वार के अधिकारियों ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा जारी है। हमने पर्यटकों के लिए 20 काउंटर बनाए हैं, जिनमें दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए अलग अलग काउंटर शामिल हैं। यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड अपने साथ रखना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपसे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। साथ ही अगर किसी को भी कोई बीमारी है तो उसे अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी देनी होगी। स्कूल मैदान में पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें 20 काउंटर हमने बनाया है। 20 काउंटरों में तीन काउंटर इस प्रकार के हैं। विकलांग के लिए पृथक से बनाया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाया और विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ, विदेशी पर्यटकों में नेपाल के करीबन 25 लोग आए हैं और उनका पंजीकरण किया जा रहा है। अन्य काउंटरों पे भी जो है पंजीकरण की कार्रवाई गतिमान है, जो कि स्मूथली चल रहा है। बाकी हमने इस बार एक व्यवस्था की गई है धर्मशालाओं के लिए। यदि किसी धर्मशाला में 25 से ज़्यादा पर्यटक रहते हैं तो उनको जो है ऑन कॉल हमारी मोबाइल टीम जाकर के वहीं पर पंजीकरण कर देगी। इसके पीछे हमारा जो मकसद है, 2 चीज़ें हैं कि एक तो अननेसेसरी ट्रैफिक का दबाव जो रोड पे रहता है वो नहीं रहेगा, और पंजीकरण काउंटर पे जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा उसको रिलीज करने की कोशिश की गई। जोरदार मीन्स के कभी किया नहीं है, पहली बार जा रहा हूँ, तो उत्साह तो रहेगा ही। पंजीकरण हो गया? पंजीकरण अभी ऑफलाइन करवाया है। देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे बहुत बढ़िया है, आयोजन भी बहुत बढ़िया है। जो पंजीकरण का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है और हमको चारधाम यात्रा में जाना है 29 डेट को, तो अभी उत्साह बहुत ज्यादा है। यात्रा की शुरुआत को लेकर सोमवार की सुबह उठते ही राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें चारधाम यात्रा मार्गों, तीर्थ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा है कि अवैध आधार कार्ड, वोटर आईडी और कनेक्शन मामलों में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों के मरम्मत कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं के संबंध में प्राप्त रिकॉर्ड की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा। हम सभी के स्वागत के लिए तैयार। जिलाधिकारियों के साथ बैठक में सीएम धामी ने कैची धाम वार्षिक उत्सव की तैयारियों को लेकर पार्किंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, आगजनी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने, संवेदनशील क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग कराए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। यात्रा को लेकर धामों के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुप्तकाशी में स्टे करेगी और उसके बाद परसों पाटा में और फिर गौरीकुंड में, और 1 मई को बाबा केदार की डोली श्री केदार धाम में पहुंच जाएगी और 2 मई को प्रातःकालीन 6 बजे बाबा केदार के कपाट विधिवत पूजा पर अर्चना के साथ खुलेंगे। और इस बार मुझे लगता है कि भीड़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पिछले साल अगर मैं पूरे चारधाम की बात करूँ तो लगभग 48 लाख आए, लेकिन इस बार जो अनुमान है लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग जो है श्रद्धालुओं को दर्शन करेंगे। और हमारी केटीसी की तरफ से पूरी जो व्यवस्था है चाक चौबंद कर दी हमारे गेस्ट हाउस में, और प्रशासन, जिला प्रशासन और शासन का इसमें पूरा सहयोग है। सारे लोग मुस्तैदी से काम करें और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दर्शन श्रद्धालुओं को इस बार होंगे। बाबा केदार की पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। पौराणिक परंपरा अनुसार पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली चल विग्रह डोली ने ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर दिया है। 1 मई की साय को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी।
2 मई की सुबह शुक्रवार को प्रातः 7 बजे वृष लगन में केदारनाथ धाम के कपाट तीर्थयात्रियों के दर्शन खोल दी जाएगी। हमारे जो 4 धाम की यात्रा है वो सुचारू रूप से चलेगी। देश विदेश का जो तीर्थाटन है वो माँ गंगा पे, माँ यमुना पे, बाबा केदार पे, बाबा बद्रीनाथ पे बहुत बड़ी श्रद्धा रखता है। और ये यात्रा पहले से काफ़ी ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। 50% से ज़्यादा होटल पहले से बुक है। और यहाँ पे शांतिप्रिय इलाका है। लोग जो है इस जो है धार्मिक स्थल पर आते हैं। इधर केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। यमुनोत्री धाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस साल दर्शन के लिए जिला प्रशासन की ओर से टोकन व्यवस्थाएं शुरू की गई है। इसके साथ ही यात्रियों के दर्शन के लिए 1 वे सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें प्रवेश के लिए 100 और निकासी के लिए 150 मीटर लंबा मार्ग बनाया गया है। यात्रा की शुरुआत से पहले सरकार सुविधाओं को लेकर दावा करती है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि यात्रा की शुरुआत में ही कई तरीके के सवाल उठ गए। देखिए, कांग्रेस इस यात्रा को सफलता की ओर बढ़ने से बौखला रही है और हर वर्ष की भांति यात्रा प्रारंभ होने से पहले यात्रा के मध्य में इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं जिससे यात्री उत्तराखंड आने से डरे। लेकिन उत्तराखंड की जनता भी जान चुकी है और यात्रियों को भी पूरा विश्वास है। जब पिछली बार भी यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया, उसके बाद भी यात्रा दुगनी हुई और मैं कह सकता हूँ इस बार भी यात्रा दुगनी होगी और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। कश्मीर की घटना के बाद इस वर्ष जून जुलाई की या मई जून जुलाई की यात्रा उत्तराखंड में और बढ़ने की संभावना बढ़ी है। हम देवभूमि के सभी जो यात्री हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं वो यात्रा करने आए। माननीय मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खोल रहे हैं, उसमें रहेंगे और 2 तारीख केदारनाथ की भव्य यात्रा के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री जी का वहाँ रहना होगा। देखिए, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन हमने कुछ सुझाव दिए हैं इनको। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने कहा एक्चुअल बेसिस पर इसको रीचेक करो, कहीं ऐसा ना हो कि पिछले वर्ष जिस तरीके से 4 धाम यात्रा खंडित हो गई थी उस तरीके से मतलब हल्की पड़ गई थी, बाद में वो स्थितियां ना आए। और दूसरा हमने कहा सड़कें जहां पिछली बार समस्याएं आई थी उनको ठीक करो। अब कितना ठीक किया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गंगोत्री की लाइन में गया था, वहाँ मैंने वो पॉइंट आउट भी किए। मैंने कहा ये प्लेसेस थे जिनमें पिछली बार जो है प्रॉब्लम पैदा हुई थी, यातायात बाधित हुआ था, तो इनको ठीक करो करके। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस बात पर लगातार जोर देते हैं कि साल दर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, जो आंकड़ा भी दिखा रहा है। पिछले साल ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 48 लाख के करीब तीर्थयात्री 4 धाम में शामिल हुए थे। इस बार यात्रियों में उत्साह ऐसा लगता है कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो पुराने साल रिकॉर्ड टूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज से जारी हो गए हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी 50 सेंटर बनाए गए हैं। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 तारीख से हो रही है।
रजिस्ट्रेशन सेंटरों पर अब तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की शुरुआत होगी। 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर लगातार बैठकों में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि यहाँ पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा यह भी साफ किया गया है कि अवैध आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई दे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चारधाम यात्रा की अब शुरुआत होने जा रही है और तीर्थयात्रियों का उत्तराखंड पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो गया है। ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से बाबा केदार की डोली भी रवाना हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कल से यहाँ पर माँ गंगा और माँ यमुना की डोलियाँ भी अपने अपने धामों के लिए रवाना हो जाएंगी। तो आज बात करेंगे चारधाम यात्रा को लेकर। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबका यहाँ पर इस आज की चर्चा में स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रभा बंदोनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रभा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत है। मीनाक्षी घिल्डियाल जी हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल की प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। प्रेम पंचौली जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंचौली जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रभा बंदोनी, चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ब्याज से शुरू हो गए हैं और यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की संख्या को अगर देखें और लोगों जिस तरीके से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी आज हमने देखा है कि श्रद्धालुओं की एक अच्छी खासी भीड़ आ रही है, तो निसंदेह चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है और आप लोगों की क्या तैयारी है, पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए रवि जी, मैं सबसे पहले सभी जो श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे हैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ और उनकी यात्रा मंगलमय हो। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार हम विगत महीनों से देख रहे हैं या रोज़ हम यही देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे जो राज्य की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी जिस प्रकार धरातल में खुद जाकर सभी हम कहेंगे स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर मैं यह कहना चाहूँगी कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी व्यवस्थित कर दी गई हैं। और रोज़ उन्होंने जिले के जितने भी जिलाधिकारी हैं, जहाँ जहाँ यात्रा मार्ग हैं और जो भी हमारे चारधाम यात्रा के स्थल हैं, वहां पर आप सबसे पहले इस बार हम देख लेंगे स्वास्थ्य सेवाएं जो बहुत ज़रूरी मैं मानती हूँ, बिजली पानी की सुविधाएं हो, रहने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, और जो यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से अपनी अपनी मैं कहूँगी सुविधा के अनुसार आते हैं उनको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। अगर हम चीज़ों का भी सर्वे करें तो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और सारे जिलाधिकारियों ने ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग विभाग को दे दी हैं। और आज ही हमने देखा है कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उसके लिए जिस प्रकार हरिद्वार में इतना अच्छा मतलब व्यवस्था से वो सब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए, जो जिलाधिकारी थे खुद वहाँ पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया और उन्होंने खुद इस चीज़ की तारीफ भी करी है कि बहुत अच्छा आज उनको रिस्पांस वहां से मिला है। और जो हमने देखा वहां पे ट्रांजिट कैंप बनाया हुआ है जिसमें श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, गर्मियों का टाइम है तो जिस प्रकार से ठंडे पानी का कैंपर वगैरह की व्यवस्था करनी हो, चाय की व्यवस्था हो, तो और जो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड दी जाए, उन्होंने हर चीज़ के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार आज जो हमारे जिले के अधिकारी हों या जो उससे संबंधित विभाग है वो जिस प्रकार कार्य कर रही हैं और उन्होंने एक एक चीज़ की डिटेल दे दी है कि यहाँ पर ये इतने अधिकारी तैनात रहेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे राज्य में आने वाले जो श्रद्धालु होंगे और वो चारधाम यात्रा पर जाएंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके साथ भी जो सुरक्षा की दृष्टि से भी देख लीजिए, जिस प्रकार से आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया है कि अगर कोई भी संदिग्ध पाया गया उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई देरी ना की जाए। चीता पुलिस लगा दी गई है। तो मेरे को लगता है कि चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था देने की बात हो या उनकी जो यात्रा है वो सुगम रहे, उसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से धरातल पर पूरी तैयारियां कर ली हैं और उसकी एक एक चीज हमारे सामने है कि कहां पर अगर हम यहीं पर बैठे हैं तो हम अपने मोबाइल से खुद ये पता कर सकते हैं कि कहां पर कौन सा काउंटर है, कौन सा यात्रा मार्ग है। तो ये बताइए कि इससे ज्यादा मुझे लगता है और आने वाले समय में जैसे
में से अगर मुझे लगता है कोई चुनौती हमारे सामने आएगी तो जो राज्य सरकार है वो त्वरित इस चीज को दूर करने की कोशिश करे। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, क्या तैयारियां हैं सरकार की? देखिए, अच्छी बात है, तैयारी अगर हो गई है तो हम तो चाहते ही हैं कि तैयारी हो और जो चार धाम दर्शन के लिए आए वो कम से कम खुश होके जाए और सरकार को गाली देता हुआ ना जाए कि देखो क्या व्यवस्थाएं थी। हम चाहते हैं, हम तो उत्तराखंड के निवासी हैं और अगर तारीफ होगी तो पूरे उत्तराखंड की तारीफ होगी, तो हमें तो बहुत खुशी होगी कि अगर चार धाम व्यवस्था बहुत अच्छी हो। लेकिन पिछले साल भी हमने सुना था कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुई थी और उन व्यवस्थाओं के बाद जब देखा तो यात्री बड़ा उल्टा सीधा बोल कर गए, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर इतनी भीड़ हो गई और लोग परेशान हुए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो रहा था हरिद्वार में, उसमें किस तरह लोग ज़मीनों में लेटे रहे गर्मी के मौसम में, किस तरह क्या हाल था, तो हम सब ने देखा है। तो हम तो यही चाहेंगे और अभी भी समय है, देखिए 1-2 दिन तो रह गया, तो अगर कोई व्यवस्थाओं में अगर सरकार को लगता है कि कमियां हैं, यात्रा कोई रास्ते में कोई दिक्कतें हैं, क्योंकि कल को जिस प्रकार से देहरादून में तूफान आया, कितनी ज़ोर से तूफान आया, तो देखो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर देखिए दैवीय आपदाएं भी आती हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो सरकार का काम है हर व्यवस्था से निपटने के लिए पूरी तैयारी को रखना। और जो चार धाम में जो अधिकांश जो दिक्कतें आती हैं वो यही आती है कि हमारा जो है जाम लगने की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है, पार्किंग की व्यवस्था सही नहीं होती है, तो ये व्यवस्थाएँ सही हो, प्रॉपर डॉक्टर की व्यवस्था हो, क्योंकि वहाँ हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लोगों को ऊपर जाते हैं जो सांस लेने में दिक्कत आती है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, सारे उनके जो उपकरण हैं डॉक्टरों के पास जो होने चाहिए आदमी को चेक करने के लिए, उन सब की व्यवस्थाएं ये सब बनाएं तो और सब अच्छी व्यवस्थाएं होंगी तो निश्चित ही जो बाहर से आने वाला यात्री है वो भी तारीफ करेगा और उत्तराखंड का नाम बढ़ेगा, उत्तराखंड गौरव बढ़ेगा। तो हम तो चाहते हैं व्यवस्थाएं अच्छी हों। ठीक है मीनाक्षी जी, अभी तक जो सरकार के दावे हैं उस पर आप कितना देखते हैं कि धरातल पर काम हुआ है? देखिए, धरातल पे क्या काम हुआ है वो तो अब पता चलेगा जब यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं पिछली बार देखी हम लोगों ने और उस समय भी बड़े बड़े दावे किए गए थे, और अगर उनसे सीख लेकर इस बार बेहतर व्यवस्था होती है तो हम कहेंगे कि इस सरकार से बेहतर कोई नहीं है कि कम से कम इस मामले में तो सीख ले रही है, इस मामले में तो कुछ कर रही है। अभी इन सब व्यवस्थाओं के बारे में, क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं हम अच्छे से जानते हैं कि सारी कागजी होती हैं, इसीलिए अभी बात करके कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। जो भी व्यवस्थाएं बाद में देखते हैं क्या होता है तब हम इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बात जो करने जा रही हूँ वो ये करने जा रही हूँ कि जो बाबा थे केदार, मतलब जो हमारे केदार बाबा हैं, वो क्यों इतनी दूर पहाड़ी पर बसे होंगे? वो भी तो अन्य भगवानों की तरह प्लेन्स में रह सकते थे, वो भी तो यहाँ पे अपने मंदिर उनके बन सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे केदार बाबा की जो मान्यता है वो दूर सुदूर पहाड़ी पे वो बसे थे जहाँ पर 12 महीने बर्फ रहती है। ऐसी जगह पे वो बसे थे क्योंकि उन्हें वो शांति प्रिय देवता है। उनका वहां पर जो लोग पहुंचते थे वो उनका एक आध्यात्मिक जुड़ाव होता था। वो क्योंकि अगर हम पांडवों की बात करें तो पांडवों पर भी जब अपने कुल के लोगों की हत्या करने का पाप चढ़ा था तो वो लोग केदार बाबा की तरफ इस तरफ आए थे और उन्होंने अपने आप को, यहाँ से वो स्वर्ग की ओर गए थे। इसका मतलब वो जो पाप धोने के लिए उन्होंने इतनी कठिन रास्ता तय किया था। लेकिन आज की तारीख में आप इस धार्मिक यात्रा का स्वरूप देख लीजिए क्या हो गया है। आज यहाँ व्यक्ति आ रहा है, हेलीकॉप्टर में आ रहा है, आज यहाँ पे महंगे महंगे रिजॉर्ट्स में रुक रहा है, आज वहां पे उसे सुविधाएं चाहिए। और तो और पिछली बार हमने देखा था कि मांस मदिरा, बाहर के लोग वहां पे मांस मदिरा की सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे। तो सोचिए उस धार्मिक स्थिति, मतलब उस धार्मिक यात्रा का कितना स्वरूप इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। क्योंकि ये जो सरकारें हैं, हम हमेशा कहते आए हैं कि ये एक मनी माइंडेड सरकारें हैं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इन्हें यहाँ के पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है, यहाँ की धार्मिक आस्थाओं से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के लोगों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। आज ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि स्थानीय लोगों को बहुत रोजगार यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो रजिस्ट्रेशन का भी आप देखेंगे तो सारा ठेका इन लोगों ने बाहर के लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे घोड़े खच्चर जो हैं होते हमारे लोगों के हैं उनमें से कुछ, लेकिन उनको काम करने वाले जो होते हैं वो बाहर के सारे व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार की जो फूल देख लीजिए, मंदिर में जो फूल आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो भी नजीमाबाद से यहाँ पे फूल जो है, बाबा केदार का जो मंदिर है वो वहां से फूल आ रहे हैं, तब सजाए जा रहे हैं। तो मतलब सारी जिस तरह का जो पर्यावरण यहाँ पे खराब हो चुका है, उसका पर्यावरण का खामियाजा भुगत रहे हैं यहाँ के लोकल लोग, और जो यहाँ से जो इनकम आ रही है वो लेके जा रहे हैं सारे बाहर के लोग। देखिए, हमें बाहर के लोगों से कोई ऐसे खास समस्या नहीं है, हमारे को सिर्फ ये है कि हमें जो यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, अगर जो यहाँ के लोकल निवासी हैं उनको यहाँ पे उसका फायदा होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो धार्मिक यात्राएं हैं उसे धार्मिक यात्रा की तरह रहने दिया जाए,
उत्तराखंड के अंदर और भी बहुत से पिकनिक स्पॉट्स हैं जहां पे आप मौज मस्ती के लिए लोगों को बुला सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चर्चा को जारी रखते हैं। मैं अब वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचाली जी के पास जा रहा हूं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस यात्रा में कुछ नया दिखाई दे रहा है तैयारियों को लेकर सरकार की ओर से? बिल्कुल रवि जी, यात्रा में नया ये दिखाई दे रहा कि पूरा प्रशासन अलर्ट है। हाँ। चारों धामों में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में जी। प्रशासन की तरफ से कोई भी चूक नहीं की गई है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब उद्घाटन शुरू हो रहा है उसके 72 घंटे या 3 दिन पहले हमारे प्रशासन और हमारी सरकार की नींद खुल रही है। तो अब मैं बार बार कहना चाहता हूं सरकार को भी, कई बार आपकी चैनल पे कहा है कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं, हम लोग कब जागेंगे? अगर माना यात्रा जिस दिन कपाट बंद होते हैं यात्रा के, चारों धामों के, उसके दूसरे दिन से हम अगले साल की तैयारी क्यों नहीं करते? जी जी। हम तैयारी तब करते हैं जब 3 दिन हमारे सामने रहते हैं। तो ये जो गड़बड़ होती है यात्रा काल में, जो भी समस्याएं आती है वो इसी कारण से आती है। अदरवाइज यात्रा काल में कोई समस्या नहीं आने वाली। पहाड़ के लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, जो देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूरा सहयोग उनसे मिलता है, प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग रहता है। लेकिन जब हम किसी काम की तैयारी 72, जो काम 6 महीने तक चलेगा और उस काम की तैयारी हम 72 घंटे पहले करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो हमारी सरकारों को समझना चाहिए कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास प्रबंधन है, हमारे पास मेन पावर है, तो हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए इस काम को करने के लिए कि हम जिस दिन हमारे चारों धामों के कपाट बंद होते हैं उसके अगले दिन से हम अगले साल की तैयारी करें, है ना? तो यहाँ जितनी भी सरकारें आई है, वो चाहे भाजपा, कांग्रेस और दूसरे दलों की सरकारें भी आई है, लेकिन सरकारों ने कभी भी जो 4 धाम है, जो हमारी जीवन रेखा है उत्तराखंड की, आम लोगों को रोजगार मिलता है इसमें, है ना जी, कभी सरकारों ने इसके बारे में सोचा नहीं है। तो अच्छा हो, इसलिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि 4 धाम के लिए अलग से एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन सब चीजों को डिसाइड करे। कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे जो पर्यटन मंत्री वो आज तक उनका पता ही नहीं चल रहा है। अभी मैं सुन रहा था कि एक पार्टी, एक राजनीतिक दल जो है FIR करने जा रही है कि सतपाल महाराज जी कहाँ हैं, हमारे पर्यटन मंत्री मिल ही नहीं रहे कहीं। तो ये मखौल है 4 धाम यात्रा का, जो दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है ना, धार्मिक यात्रा मानी जाती है। ऐसी यात्रा का मखौल है कि जहाँ का पर्यटन मंत्री का पता ही नहीं चल रहा है। तो ये हम लोगों को और सरकारों को भी, विशेषकर हमारे नौजवान मुख्यमंत्री की बात समझ में बात आने चाहिए। मुझे लगता है कि उन तक कोई सूचनाएं नहीं भेजता है, इसलिए कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री खुद कमर कस करके जो 4 धाम यात्रा की तैयारी में आया आगे। तो हमारे पास व्यक्ति नहीं है, जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, हमारे पास एक अथॉरिटी नहीं है 4 धाम को संचालित करने के लिए। तो बहुत काम है जो अभी सरकारों को करने हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से चारों धामों में आप देखिए कोई चूक नहीं है, सब अलर्ट है। लेकिन 2 दिन पहले अलर्ट है, उसका क्या रिजल्ट आएगा वो तो समय बताएगा। ठीक है, कुछ और सवालों के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर हमने पहली प्रतिक्रिया ले ली है। अब कुछ सवाल हैं जो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से पूछ रहा है, उस पर चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में हम बात कर रहे हैं 4 धाम यात्रा की, क्योंकि 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का उत्तराखंड पहुंचना अब शुरू हो गया है और 30 तारीख से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। और आज से यात्रा की शुरुआत हो गई है। जिस तरीके से हम बात करें तो जो शीतकालीन गद्दी स्थल है वहां से डोलियां भी रवाना होने लगी हैं। आज केदारनाथ की डोली जो है अपने शीतकालीन प्रवास से रवाना हुई है और कल माँ गंगा और यमुना की डोलियां भी अपने धामों के लिए रवाना हो जाएंगी। अब कुछ सवालों के साथ इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रभा जी, जिस तरीके से हरीश रावत का एक बयान आया, हरीश रावत कह रहे हैं कि जब उन्होंने गंगोत्री और यमुनोत्री की अभी यात्रा की तो वहाँ पर जो सड़कें हैं वो ख़राब हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर काम किया जाना चाहिए था, जहाँ पर दिक्कतें पिछली यात्रा में भी आई, और इन तमाम चीज़ों का ब्यौरा बनाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो क्या आप उनके दिए गए ब्यौरे पर काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? और ये बात कर रहे हैं वो 2 दिन पहले की, अब यात्रा शुरू होने वाली है। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब वो अपनी यात्रा लेकर ही निकले थे हरीश रावत जी, तो उनका एजेंडा क्या था हम सब ने सुना और उन्होंने खुद कहा है, ये कोई मैं नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी, जब कोई हम भी देखते हैं कि श्रद्धा के स्थान पर जाते हैं तो एटलीस्ट मंदिर के अंदर जाके पूजा तो करते हैं। आपने कोई स्थान ऐसा देखा जहाँ उन्होंने पूजा करी हो बैठ के? हमने ये जरूर देखी कि काली काली तख्तियाँ लेके वो खड़े हो जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि मैं झूठ का पर्दाफाश पूजा की उन्होंने बहुत सारे स्थानों में। एक जगह तो आपके भारतीय जनता पार्टी की अर्जी भी लगाई उन्होंने।
मैं वही आपने नहीं देखा नहीं, शायद। वो अर्जी लगा रहे हैं, वो तख्तियां लेके खड़े हो रहे हैं। हमने आज तक शायद ऐसा दृश्य ना देखा हो कि अगर एक सनातनी को, अगर देखिए वो भी उत्तराखंड जैसे राज्य में, ये बोलने में मजबूर होना पड़ रहा है कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैंने कभी ऐसा, उनके लिखे हुए जो पत्र आज सोशल मीडिया पे आप जाइए जारी हो रहे हैं। तो बताइए, पहले आप झूठ बोलते हैं, जब आपको चुनाव जीतना होता है तो आपने झूठे वादे करे, और वो भी आप देख लें उसी धर्म के खिलाफ आप क्या कह रहे हैं कि मैंने कभी ऐसे वादे नहीं किए। वो सोशल मीडिया पे आपकी चिट्ठियां जारी हो रही हैं, आपके सचिव लिख रहे हैं जो कि एक हम कहेंगे एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। फिर आप किसी श्रद्धा के केंद्र पे जा रहे हैं, एक अर्जी लिख रहे हैं कि मैं सनातनी हूँ। इसका मतलब आप माफी मांग रहे हैं भगवान से कि अगर भाई एक हमने खुद ये कहा है कि ठीक है आप वरिष्ठ हैं, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते हैं कि उम्र के इस दौर में है, लेकिन आपको खुद पता होना। अभी हमने गंगा स्नान उनका देखा था, कितना क्या वो हमारी आने वाली पीढ़ी को सिखा रही है। अगर आपको इस टाइप का गंगा स्नान करना है तो आप अपने घर पर 2-3 कैन लाइए, एक लोटा लीजिए, स्नान कर ली। आप गंगा में जाते हैं, हम अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, डुबकी मारो बाहर आओ, यही उनको सिखाते हैं ना कि जा क्यों रहे हैं। उसका हम कहेंगे कि हम क्या श्रद्धा है वहां पर गंगा में जाने की। वो जाते हैं कि वो दिखावे के लिए 2 लोटे उठाए, डाले और चलते मतलब उन्होंने जो कहा उस पर कोई काम नहीं करेंगे आप लोग? इसी पे मैं आ रही। तो पहले तो उनका ये जो मैं कहती हूँ कि ढोंग वो रच के जगह जगह जा रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि झूठ का सहारा ले रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं सनातनी हूँ, जबकि उनसे किसने पूछा कि आप सनातनी हैं या नहीं है। वो तो उनके कृत्यों को भारतीय जनता पार्टी उजागर कर रही है कि आप कितना झूठ बोलते हो। तो उससे वो भ्रमी, अब उनको ये डर हो गया है कि मैं अपने आप को कैसे प्रमाणित करूं। सड़क की बात उन्होंने कही थी तो उसका उन्होंने खुद कहा कि मैं तो माननीय धामी जी के साथ बैठता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद उनसे जब भी वार्तालाप करी है उन्होंने काम किया है। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि ये सड़क है, लेकिन जैसे मेरी उनसे बात हुई है मुझे पता है कि वो तुरंत इसको कर देंगे। ये उनका खुद का बयान है कि मैं धामी जी से मेरी बात हुई है, मैं जब आया था तो मैंने उन्हें कहा था, लेकिन जब मैं दोबारा आया हूँ तो मैंने देखा है कि उसमें काफी सड़क चौड़ी हो गई है, लेकिन काफी अच्छी सड़कें हैं, डामरीकरण हो चुका है। ये उनका खुद का बयान है। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो डबल स्टैंडर्ड वाले काम कर रहे हैं आज हरीश रावत जी, जो कि इतने वरिष्ठ हैं और उत्तराखंड में उनका ऐसा नहीं है, सम्मान है, लेकिन इस प्रकार की अगर वो बयानबाजी कर रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं, धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं, तो क्या संदेश वो दे रहे हैं राज्य की जनता को? ये तो कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए। सनातनी होने का कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता। और देखिए, धर्म है, धर्म अपनी जगह है, उसका सम्मान, हर धर्म का सम्मान होता है, लेकिन अगर धर्म की आड़ में आप राजनीति करोगे, वोट बैंक की राजनीति करोगे, तो राज्य की जनता क्या इसको समझ नहीं रही है? या आप ये सोच, धर्म की आड़ में जो राजनीति करेगा राज्य की जनता उसे समझ रही है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बौखला गई है संख्या को देखकर कि बहुत ज्यादा यात्री आ रहे हैं उत्तराखंड में। महेंद्र भट्ट का बयान है। हम क्या सभी बौखला रखे हैं भारतीय जनता पार्टी को देखकर? जब आज देश के हर कोने में चर्चा चल रही है कश्मीर की कि वहाँ किस प्रकार से हमला होता है, कैसे हमला हुआ, हर मुझे लगता है दुकान में, चौक में चर्चा चल रही है, और हर आदमी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आहुति देने को तैयार है कि मेरी तरफ से क्या बन पाएगा वहाँ के लिए। तो इतने ऐसे संवेदनशील विषय पर जब आज एक चर्चा बैठक हो रही थी सर्वदलीय, तो अब प्रधानमंत्री जी नहीं आए, तो पता लगता है आप देश के प्रति कितने संवेदनशील हैं। जहां पर आपको आना चाहिए था, आपको जवाब देना चाहिए था, आपको रणनीति बनानी चाहिए थी, पर आपने अपने लोगों पर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, तुम लोग देखो, मैं कोई बात नहीं। तो इस तरीके के कितने संवेदनशील हैं देश के लिए दिख रहा है। दूसरा, अभी आपने पूछा एक सवाल, देखिए ये तो अच्छा हुआ कि जो काम भाजपा को करना चाहिए वो काम हरीश रावत जी करके आगे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वो जाकर देख के आए, उन्होंने समस्याएं देखी, और सरकार का काम है समस्याएं दूर करना। आप तो वैसे भी एक्सपर्ट लोग हैं सड़कें बनाने के, तो आप बना दोगे। तो उन्होंने सड़कों की तो समस्या बताई, वो गए, उन्होंने देखा, आपको जो आपके नेताओं को काम करके आना चाहिए था फ्री में आपके लिए हरीश रावत जी ने कर लिया। आप उनको बना दो, आप कहो अच्छी बात है, देखो उन्होंने बताया, हम तुरंत इस पर काम करेंगे, हमें करना चाहिए कि 2 दिन बचा है तो आपको उस पर काम करना चाहिए, पर आप बुरा मान गए। आप कह रहे हो, आप बोल रहे हैं कि मैं सनातनी हूँ, अपने सनातनी बताना चाह रहे हैं। निश्चित आज की डेट पे देखिए ऐसा समय आ गया कि वाकई बताना पड़ रहा है कि हिंदू, मैं हिंदू हूँ। आजकल कारों के पीछे देखो लिखा हुआ हिंदू, मतलब ये बताने की चीज़ है कि मैं हिंदू हूँ, ये लिखने का क्या मकसद है? तो वक्त बड़ा परिवर्तन हो गया जब आज धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं, जब देश के विकास की राजनीति होनी चाहिए। आज पढ़ा लिखा सभ्य समाज है, हमें आगे पार्टी तो आगे चलना चाहिए। आप धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो हम देखो एक बात है, देखो हम गंगा में नहाए तो राजनीति, और ये नहाए तो बढ़िया, इनका तो ये जाएंगे तो ये तो पवित्र लोग हैं, पर हम हमारे लिए केन उठा के ले आओ पानी की, हम गंगा में नहीं जा सकते। बताओ किस तरह की बात कर रहे हैं? मतलब ये गंगा में जा सकते हैं, ये बरसाती पहन के गंगा में नहा सकते हैं, पर हम लोग नहीं नहा सकते। बताएं, मतलब अच्छा भाजपा ज्वाइन कर देंगे
तो फिर नहाने का अधिकार शायद ये लोग दे देंगे। मतलब गंगा में भी इन्होंने अपना अधिकार कर दिया है। एक्चुअली जो बात है ना ये कि भाजपा का नेता मतलब धर्म का ठेकेदार, तो ये धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं, इन्हें जगह जगह जाकर ठेकेदारी करनी है। धर्म अरे किसे कहते हैं धर्म, ठीक है, क्या पता। अच्छा एक सवाल और है आपसे आशीष नोटियाल इनको मालूम अभी नहीं, 30 और धर्म के ठेकेदार बने 30 तारीख पड़े। से यात्रा शुरू हो रही है और आप लोग भी अपनी यात्रा शुरू करें संविधान बचाने की। ये अचानक से आप 30 तारीख का ही टाइम कैसे मिला आपको जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हुई है? नहीं बचना चाहिए ये तो महत्वपूर्ण नहीं संविधान बचना चाहिए, लेकिन 30 तारीख से संविधान सबसे ऊपर है, कोई बात नहीं। ये अगर बात है चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और हम अपनी यात्रा निकाल रहे हैं तो इसका यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका यात्रा से क्या फर्क पड़ता है? हम देखिए अगर संविधान होना चाहिए, क्योंकि आज जरूरी नहीं है अगर सामने वाले का घर टूट रहा तो आप देख के हंसो, कल को वो नौबत आपके घर में भी आएंगी। तो बीजेपी तो कह रही है संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई जब आप लोगों की सरकार उड़ाई रहे हैं। धज्जियां क्या उड़ाना बोलते हैं ये लोग, इतने बेईमान लोग हैं। एक सेकंड पहले उनकी बात गांधी जी को मार दिया, गॉडसे की पूजा करने वाले लोग, गॉडसे की पूजा कर रहे अपने जेब से 500,000 के नोट 500 नोट पड़े फेंक दो बाहर। आपको इतनी नफरत है तो अरे हमने लगाई इमरजेंसी। बताता हूँ आपको क्यों लगाई, आपको नहीं पता क्यों लगाई। इमरजेंसी इसलिए लगाई थी क्योंकि उस समय सरकार ने गांव-गांव तक राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का। जो बैंक वाले थे, जो बैंक के मालिक बने थे प्राइवेट लोग, और आपने ऐसा दंगे करने शुरू कर दिए इनके नेताओं ने राज्य के देश के। मेरा सवाल चारधाम यात्रा को लेकर है। इतिहास पढ़ा करो, इमरजेंसी बना है ना, सब लगाई है हमने, लगाई है। जरूरत थी, देश को बचाने की जरूरत थी, इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब आप इमरजेंसी में इतिहास पढ़ो ना। आप आज बोले जम्मू कश्मीर, ठीक है, अच्छा एक सेकंड, पढ़ो, ठीक है, जम्मू कश्मीर का इतिहास तो पढ़ो। क्या है जम्मू कश्मीर का इतिहास? पता कुछ नहीं है, चले आए इमरजेंसी लगा दी। अरे क्यों नहीं लगाई थी? आपने धारा 370 हटाई, आपने कहा बस आज के बाद आतंकवाद खत्म। नोटबंदी के बाद कमर टूटी आतंकवाद की, कहाँ टूटी बताओ कमर आतंकवाद की? आज आतंकवादी घटना होती है, ठीक है, मीनाक्षी के पास भाग रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, ठीक है। इतना डरपोक प्रधानमंत्री देश का 56 इंच का सीना बोलता है। अरे कभी 56 इंच का सीना दिखाओ तो सही। आप अपने लोगों के बीच में नहीं बैठ पा रहे, आप सर्वदलीय बैठक में नहीं बैठ पा रहे। बताएं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे भारतीय जनता पार्टी वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ठीक है, आपको जानकारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ये छोड़ देते हैं इस मुद्दे को। मीनाक्षी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अभी पहलगाम में जो चीजें हुई और उस बात का जिक्र करते हुए ये भी देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा में सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर दिखाई दे रही है? बैठकें हो रही हैं जिन बातों को किया जा रहा है। देखिए, गंभीर तो मुझे लगता है सरकार को होना ही चाहिए, और सिर्फ पहलगाम की जो घटना हुई है उसके बाद गंभीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उत्तराखंड की ये सीमाएं हैं वो चाइना और तिब्बत से लगी हुई हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से पलायन लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे सरकारों को बहुत पहले से सचेत हो जाना चाहिए था इन चीजों को लेके। लेकिन आज ठीक है वो, क्योंकि होता यही है हमारे देश के अंदर कि जब घटना हो जाती है तब इनकी आंखें खुलती हैं, उससे पहले ये अन्य चीजों में उलझे हुए रहते हैं। लेकिन वो आंखें खुलने के बाद भी जो है प्रॉपर तरीके से इनका जो क्रियान्वयन है वो नहीं हो पाता है। जैसा अभी पंचोली जी ने कहा कि 2 दिन पहले इनको याद आया है कि वहां पे प्रशासन को अलर्ट करना है। तो ये सब चीजें जो हैं 6 महीने जब कपाट बंद होते हैं तो हमने सुना है कि लगातार काम हो रहा है, जितना भी वहां काम चलता है वो उसी टाइम पे चलता है। तो जब वो काम चल रहा होता है उसके बाद जब यात्रा खुलती है तो हम देखते हैं रास्तों के वही हाल है। तो आखिर वो काम कहाँ चल रहा है? अब जब सुरक्षा की बात आई है तो सुरक्षा को लेके इसमें बहुत ही सेंसिटिव मामला है एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है यहाँ के लोग थे वो ज्यादातर फौज में है। ज्यादातर आप देखेंगे कि फौजी बाहुल्य प्रदेश इसको कहा जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से अग्निवीर योजना लेके ये लोग आए, तो आप देखिए कि यहाँ से एक तो जो मतलब जो फौज में जाने वाले बच्चे हैं वो कम हो गए, और दूसरी चीज जो मतलब इतना सेंसिटिव एक मामला था उसमें इन्होंने छेड़छाड़ की है। अभी जनरल जो बख्शी हैं उन्होंने भी इस बात पे कहा था कि लेकिन उसका जवाब इनकी तरफ से कोई नहीं आया। और फिर ये बात करते हैं कि अन्य कोई करे तो वो नौटंकी है और ये लोग करें तो वो सनातन धर्म का इनका जो है रूल्स और रेगुलेशंस हो जाते हैं। क्योंकि इनको ये चीज नहीं दिखती कि जब प्रधानमंत्री जी वहां पर आए थे केदारनाथ धाम में, तो वो तो रेड कारपेट पे वहां चले थे, वहां पे कैमरेज वहां पे लगे हुए थे, वहां पे जो गर्भगृह है जहाँ की फोटो नहीं खींची जाती वो भी तो एक नियम है, वहां की फोटोएं जो है वो वायरल हुई हैं।
तो ये जब ये बात करते हैं किसी और पे जब इल्जाम लगाते हैं तो ये अपनी चीजें क्यों भूल जाते हैं? ठीक है, बात पूरी प्रभा जी प्लीज, वो अपनी बातें क्यों भूल जाते हैं? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। अगर आप सत्ता में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुख वचनों से जो भी निकलेगा वो सत्य ही होगा। अगर चाहे हरीश रावत जी ने स्नान किया या नहीं किया, उन्होंने समस्याएं बताई आप लोगों को, समस्याओं पे कार्य आप ही लोगों का करने का जिम्मेदारी है। आज तक वो समस्याएं होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन वो समस्याएं हैं, उसके बाद आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो। ठीक है, रवि जी, ठीक है, प्रभा जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां सरकार की? देखिए रवि जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, सुरक्षा में आऊंगी। आज मैं यूकेडी से ये पूछना चाहती हूँ कि ये हमेशा ये बात करते हैं कि पहाड़ों की, अगर चलो मैदानों को तो इन्होंने भूल ही गए कि उत्तराखंड में हमारा मैदानी क्षेत्र कितना है, मतलब उसको तो छोड़ दो, उस पे तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ कुछ भी करो, क्योंकि आप सारे लोग मैदान में बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी सारे नेता मैदानों में बैठे हुए हैं, यहाँ की क्या बात करेंगे? स्वरोजगार लाने वाली कौन सी पार्टी है? अगर पहाड़ों में चलो हम पलायन पर ही आ जाते हैं, पिछले दिनों हमने बात करी, जितने भी आज हमारे सीमावर्ती गांव हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी 2013 की रिपोर्ट क्या आ गई थी कि सारे सीमावर्ती गांव, जब कांग्रेस की सरकारें आई, उन्होंने सीमावर्ती गांव के लिए कुछ काम नहीं किया। उन्होंने कहा सीमावर्ती गांव के लिए काम करने की जरूरत क्या है? पहाड़ों में वहां तो लोग रहते ही नहीं है, वहां पर सड़कें पहुंचाने की क्या जरूरत है? अगर मैं ये कहती हूँ कि इसमें 20% भी उस वक्त काम हो गया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है लगातार वहां पर काम करने की, तो वो इतना हमारे को कठिन ना होता। आप देखिए, फिर हमारे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि अगर हमारे सीमावर्ती गांव खाली हो जाएंगे तो देश की सुरक्षा पे संकट आ जाएगा। तो सीमावर्ती जो जगह है वहां पे सिर्फ सड़क नहीं पहुंचानी है ना, वहां पे सिर्फ सड़क नहीं पहुंचानी है, बाकी चीजों की कौन बात करेगा? योजनाएं थी सबसे सिर्फ सड़कें पहुंचाओ, सड़कों में भी अपना कमीशन बांधना है, इसीलिए हर जगह सड़कें पहुंचाओ। जहां सड़क पहुंचनी चाहिए वहां इनकी सड़कें नहीं जाती, और जहां सड़कें नहीं जानी चाहिए वहां ये कई कई किलोमीटर की सड़कें बनाते हैं। आज जो पलायन रुक रहा है वो इसीलिए रुक रहा है। पलायन कहाँ रुक रहा है? रिपोर्ट देखिए ना मैडम, रिपोर्ट चेक पलायन रुक गया क्या? पलायन रुक रहा है? पलायन रुका है कि बढ़ा है? पहले आप ये बताइए। आप उसमें भी रवि जी हमें आप पहले ये बताइए, रिपोर्ट चेक करके बताइए प्रभा जी। अब ये बार-बार वो तो पहले से ही है, स्थायी और अस्थायी आज नहीं है, वो पहले से ही है। हम ये कह रहे हैं कि सरोज नहीं, मेरे को जनता का नहीं, आप रिपोर्ट बताइए, आप रिपोर्ट बताइए, रिपोर्ट्स आएंगे कि पलायन तब भी बढ़ा है। बात करते हैं तो सरोज हल्ला मचाने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता है प्रभा जी। अगर हम वहाँ के स्थानीय प्रोडक्ट्स की बात करें, वहाँ के पहनावे की बात करें, तो वो कौन लोग बना रहे हैं? उसमें भी इनको ये परेशानी होती है। हमें क्यों परेशानी होगी? अगर हो रहा होता तो हमें क्यों परेशानी होती? परेशानी इसलिए हो रही है कि हो नहीं रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं। बाहर के लोग आ रहे हैं, वो लेके जा रहे थे। जुमलेबाजी सेट करने से कुछ जुमलेबाजी तो आप वहां जाइए, पहाड़ में कुछ काम करिए, कुछ संगठन बनाइए, उनसे कुछ पता करिए। एसी कमरों में बैठ के कोई राजनीति नहीं होती है, मेरा ये कहने का है आपको। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए पहले, उसके बाद जो पैसा है वो स्थानीय लोगों को ही मिल रहा है, उनकी जेब में ही जा रहा है, और यही हमारी सरकार की सरकार की जेब में जा रहा है, और उसके बाद भी सरकार उस बजट को वहां पे यूज नहीं कर रही है। अगर आप स्वरोजगार दे रहे हैं तो ठीक है, आप ही की सरकार है, आप ही देंगे, कौन देगा? प्रेम पंचौली जी, इस बार पर्यावरण को लेकर भी एक बहुत अहम मुद्दा है, चारधाम यात्रा में हर बार रहता है, लेकिन सरकारें कह रही हैं कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना जिम्मेदारी है सरकारों की भी, जो यहाँ आने वाले तीर्थयात्री उनको भी। और इससे पहले हमने देखा था, शायद 2 महीने का वक्त हो गया, उसमें जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे थे उनसे अपील की जा रही थी कि वो एक पेड़ यहाँ पर जरूर लगाएं, लेकिन 2 महीने के भीतर शायद मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने या हमारे पैनलिस्ट ने सुना होगा कि उसको लेकर इस योजना क्या आगे बढ़ी, तो उसको मैं समझना चाहूंगा। हालांकि मेरा सवाल आपसे पर्यावरण को लेकर है। पंचौली जी देखो, मैं पर्यावरण को लेकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि केदारनाथ में क्या हेलीकॉप्टर उड़ाना लाजमी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब हम उत्तराखंड के इन्वायरमेंट को लेकर के सवाल करते हैं या बातचीत करने या कोई योजना बनाते हैं, तो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर, हेली सेवा, केदारनाथ के पूरे हिमालय के हाई एल्टीट्यूड में हेली सेवा बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। पूरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको पता है एक उड़ान में कितना नुकसान होता है? जी जी जी, आपको पता होना चाहिए कि जब हेली सेवा केदारनाथ में नहीं थी तो कितनी फीट बर्फ गिरती थी, और जब से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई कितनी कम हो गई बर्फ गिरनी। तो ये पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ा ना, उसका असर पड़ा ना उसमें। तो हम कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अब तुमने आयातित विकास किया है, वो उसको भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम उसको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली कैसे बनाए? वो सरकारों का, जितना जिम्मेदारी सरकारों की उतनी जिम्मेदारी आप और हमारी भी है। तो आप और हम तभी उसमें उस काम को संचालित कर पाएंगे जब हमारे लिए प्रॉपर प्रबंधन हो, व्यवस्थाएं जुटी हुई हो। किसी भी चार धाम यात्रा में आप जाइए, अगर वहां डस्टबिन रखे हुए हैं तो डस्टबिन रखने के तरीके नहीं, कहीं 4 कट्ठे रखे होंगे,
कहीं एक ही रखा होगा, फिर कहीं किलोमीटर तक डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहे होंगे, झाड़ू टाइम से नहीं लग रहा होगा, लोग जो है प्लास्टिक का कचरा जहाँ चाहे वहां फेंक रहे होंगे क्योंकि उनको डस्टबिन दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं 20-20 डस्टबिन साथ रखे हुए हैं। तो जो प्रबंधन में जो कुप्रबंधन हम लोग करते हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं कि सरकारों ने कुछ नहीं किया, अगर सड़क बद्रीनाथ पहुंची है, केदारनाथ पहुंची है, जानकी चट्टी तक भी सड़क पहुंची है, अब यमुनोत्री 6 किलोमीटर पैदल है, तो वो सरकारों की देन है। ऐसे नहीं कि सरकारों ने कुछ काम नहीं किया, पर यह है कि व्यवस्था अधूरी, सुविधा पूरी व्यवस्था अधूरी, ये वाली कहानी और ये वाली कहावत फिट बैठ रही है कि सुविधा पूरी व्यवस्था अधूरी। डस्टबिन हमारे पास 100 है, हमने 50 डस्टबिन एक ही जगह रख दिए और फिर किलोमीटर तक डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम इको फ्रेंडली की बात नहीं कर सकते हैं, हम पर्यावरण संतुलन की बात नहीं कर सकते हैं। हम पर्यावरण संतुलन की बात भी कैसे कर सकते हैं, मैं दोबारा दोहराऊंगा, जब हमारे बहुत ऊंचाई पे जो है हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और उनकी उड़ान पता है कितनी उड़ान भरी जाती है एक दिन में, तो वो सभी धामों के लिए है। विशेष देश काल परिस्थिति, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जहां हेली सेवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तब तो अलग बात है कि कोई घटना घट गई, कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय के लिए सुविधा हो जानी चाहिए। लेकिन यात्रा जा रहे हैं, श्रद्धालु वहां पे जा रहे हैं, उनके लिए तो वो सुविधा, वो पैदल का रास्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। जहां तक गाड़ी जा रही है वहां गाड़ी की पहुंच बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने किसी यात्रा रूट पे डस्टबिन रखे हुए तो वो पूरे व्यवस्थित होने चाहिए, ताकि आदमी प्लास्टिक कचरा प्लास्टिक में डाले, जैविक कचरा जैविक डिब्बे में डाले। तो हमारे पास व्यवस्था पूरी है, सुविधा पूरी है, लेकिन व्यवस्थाएं अधूरी है, तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली। तो वो उस पे हम लोगों का आना होगा, और वो तभी नहीं आ पा रहा है कि हम सिर्फ 3 दिन पहले तैयारी करते हैं। हमें कपाट बंद होने के दूसरे दिन तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इसका मैसेज दे सकते हैं, बहुत अच्छा मैसेज दुनिया में जा सकता है कि ऐसी धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा जहां लोग हाथ जोड़ करके, जब आप घर से चलते हैं तो दोनों हाथ जोड़ करके चलते हैं और फिर वापस अपने घर दोनों हाथ जोड़ करके आते हैं, किसी को कुछ गलत नहीं बोलते हैं, इस तरह की तैयारी होती है। सात्विक रूप में जाते हैं, कोई खान पीन में भी बड़े परहेज करते हैं। तो ये यात्रा दुनिया की बड़ी डिफरेंट यात्रा है, और इस यात्रा के लिए जो हम सब लोग जिम्मेदार है। अगर कहीं कुछ गलती होती है तो जितनी जिम्मेदार सरकार है उतनी जिम्मेदार हम लोग भी हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी गड़बड़ करते हैं, और गड़बड़ तब करते हैं जब सरकार निष्क्रिय दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं लेकिन व्यवस्थाओं पर सवाल उठते हैं और उन व्यवस्थाओं पर काम होना चाहिए। तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। प्रभा जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए रवि जी, पंचोली जी ने जितनी भी बातें कही हैं बहुत अच्छे उन्होंने, मैं कहूँगी, सुझाव दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ सुविधाएं पूरी हैं। देखिए, और हेली सेवाओं की उन्होंने बात की है निश्चित तौर पर, लेकिन आप ये देख लीजिए कि रवि जी, जो हमारे यहाँ राज्य में श्रद्धालु आते हैं, हमें उनको भी देखना है आजकल के समय को देखते हुए। और जो मैं ये कहूँगी हेली सेवाएं हम दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई हेली सेवाओं से ही जा रहा है, अपनी गाड़ियों से भी जा रहे हैं। तो हमने गाड़ी का पूरा वहाँ पे जितना भी रोड है वहाँ तक लोग जा रहे हैं। और देखिए, समय के हिसाब से जो पहले का सिनेरियो था यात्रा का, वो अब अलग है। आज का जो लोग आते हैं वो थोड़ा अलग हो गया है। तो उनको अगर हम हेलीकॉप्टर की सेवाएं दे रहे हैं, और हमें लगता है कि उसके लिए भी एक साइंटिफिक विश्लेषण होता है कि कहाँ पर ये चीजें बनाई जा सकती है, तो उसी के बेस पे ये सब चीजें होती हैं। और हमारा तो नारा यही है, विकास भी और विरासत भी, क्योंकि दोनों चीजें तो पैरेलल है। मतलब इनका कोई, हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन नहीं है। अगर हमें विकास को भी रखना है तो साथ में विरासत को भी संजोए रखना है। और हम शायद इसी नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज हमने समय समय पर राज्य में देखी है, चाहे वो किसी भी रूप में देखी हो हमने। अगर हम अलग अलग पर्वतमाला योजना लेकर आए हैं, तो हमने कहा है कि हमारे ये नहीं है कि 4 धाम तो हमारे राज्य में है ही, लेकिन जो हमारे पुराने मंदिर हैं, वर्षों पुराने, उनको हमें जीर्णोद्धार करना है, ताकि जो हमारे पर्यटक आए वो 4 धाम यात्रा में आ रहे हैं, लेकिन उनको गाइड किया जाए कि ये भी हमारे पुराने मंदिर है, आपको इनके दर्शनों के लिए भी जाना चाहिए, ताकि यात्रा मार्ग पे भी जो एक भीड़ का बन जाती है केवल 4 धाम रूट के लिए, उसको भी नियंत्रित किया जा सकेगा। और जो हमारी इतनी विशाल समृद्ध हमारी विरासत है, उसको भी हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आशीष नौटियाल जी। देखिए, वहाँ हेलीकॉप्टर की अभी बात हो रही थी, तो हेलीकॉप्टर नहीं, वहाँ थार भी चल रही थी पिछली बार। अब इस बार पता नहीं उन्होंने थार हटा दी की और बढ़ा दी, तो इनको ही पता होगा। लेकिन वहाँ थार भी जा रही है, दिखावे की चीज चल रही है, कोई मतलब आस्था वाली कोई बात नहीं है। थार जाएगी, ये होगा, वो 1 उतर गई, 2 उतर गई, तो देखो इन सब ड्रामेबाजी धाम में आ रहा है, अगर उसको थोड़ा सा परेशानी हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसके ऊपर भी एक पता नहीं क्या सोच के आपने थार लिएगा, थार कंपनी से ऐड का पैसा लिया, क्या कराई तो आप ही जाने। लेकिन देखिए, एक आस्था का केंद्र है,
आस्था से लोग जाएं और वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भगवान सबका भला करे और भाजपा का भी भला करे, इनकी गलत नीतियों से ये लोग बाज आए और अच्छा होना चाहिए। कांग्रेस भी जाए चार धाम यात्रा करने को, हम तो करते रहते हैं, हम करते थे, बस आपकी तरह ज्यादा दिखाते नहीं है। तो आप ज्यादा दिखा रहे हैं, भगोड़े लोग हैं आप। आज सर्वदलीय बैठक में नहीं आए भगोड़े लोग, तो और क्या करेंगे? ये भगोड़े लोग हैं, ऐसे ही हमारी नहीं दुनिया की सोच है। जो भगोड़ा कोई भागता है ना, मणिपुर को जला के भगोड़े भाग गए, आज वहाँ आतंकवादी घटना हुई, फिर भगोड़े भाग के वहाँ बैठक तक में नहीं जा पा रहे। ऐसे भगोड़े लोग हैं, बेशरम लोग हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए भगोड़े लोगों को। आप जहाँ गलत कराओगे उसका भाग जाओगे। और प्रभु इनको सद्बुद्धि दे। ठीक है, मीनाक्षी गिल्डा जी। देखिए, जो लोग गोवा और केदारनाथ में फर्क ही नहीं पता कर पा रहे, उनके बारे में क्या बात की जाए। जब ये बात कर रहे हैं सुविधाएं, भाई गोवा अलग है, केदारनाथ यात्रा अलग है, उसके बारे में सोचिए, पर्यावरण के बारे में सोचिए। हेलीकॉप्टर जो चल रहे हैं, जो निरीक्षण की ये लोग बात कर रहे हैं, वो निरीक्षण तो साफ नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अभी आप देखेंगे चेतावनी आई थी कि हीट वेव चलने वाली है। तो ये सारी चीजें हम तो पर्यावरण में चेंज देख रहे हैं ना। हम लोग जो यहाँ का ये टेम्परेचर है इसमें चेंज देख रहे हैं, जो वहाँ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसमें चेंजेस देख रहे हैं। इससे ज्यादा आप क्या देखोगे? और मुझे नहीं समझ आता है कि सिर्फ यात्रा के नाम पे मुख्यमंत्री जो धामी जी हैं या भाजपा है, ये कहाँ इस प्रदेश को लेके जाना चाहती है। ये एक मतलब बहुत ही सोचनीय विषय है कि पर्यावरण अगर खराब हो जाता है तो वहां के लोगों को भुगतना पड़ेगा। आज ये बैठ के पहाड़ी और मैदानी जो जिस प्रकार से बांटने की कोशिश करते हैं ना, बार बार इस पॉइंट को लेके आते हैं, ये इन लोगों को समझना पड़ेगा कि वो पहाड़ संवेदनशील पहाड़ है। वहां पे जरा सी भी गलती जो है वो पूरे राज्य के लिए खतरनाक हो सकती है, पूरे राज्य के लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। केदारनाथ यात्रा जो है वो मुर्गी नहीं है जो सोने का अंडा देती है कि एक बार में झटका काटो और उसमें से सोने के अंडे निकाल लो। वो उस तरह की मुर्गी नहीं है। धार्मिक यात्रा है, उसके स्वरूप को धार्मिक रहने दिया जाए तो बेहतर होगा इन लोगों के लिए। ठीक है, अब वक्त इतना ही है। प्रभा जी, आशीष नौटियाल जी, मीनाक्षी हिलियाल जी, प्रेम पंचौली जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में हमने बात की चारधाम यात्रा की, क्योंकि चारधाम यात्रा बेहद करीब आ गई है। कुछ ही क्षण है जब चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष के सवाल भी हैं। लेकिन यात्रा को लेकर कोई भी सरकारें हों जब रहती हैं तो वो गंभीर रहती हैं, लेकिन धरातल पर कितना काम हुआ और उनको व्यवस्थित तौर पर कितना किया गया निर्देशों के बाद, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।